Hello everyone, welcome to the class. Today we are going to read History Lesson 1, The Rise of Nationalism in Europe. इससे पहले मैंने 4 वीडियो किए हैं. आई होप आप लोगों ने देखे होंगे, उसको लाइक भी किया होगा और उसको लर्न भी किया होगा. ये वीडियो नंबर 5 है. इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ द कंट्री कैचेज कोल्ड. ये आखिर है क्या, ये स्टेटमेंट क्या है? ओके, तो आप समझ गए होंगे कि जब व्हेन फ्रांस स्नीजेस, ओके, मतलब जब भी फ्रांस में कोई चीज़ होती है, नई चीज़ होती है, तो वो नया डेवलपमेंट क्या है, यूरोप के सभी कंट्रियों में होना शुरू हो सकता है. सिंपल लैंग्वेज में आप समझ सकते हो, जब फ्रांस को खांसी होती है तो पूरी कंट्री को जुकाम हो जाता है. आखिर स्टेटमेंट है क्या? व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ द कंट्री कैचेज कोल्ड. ओके, तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि ये स्टेटमेंट किसने कहा. व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ द कंट्री कैचेज कोल्ड. इस स्टेटमेंट को ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने कहा. किसने कहा बेटा? ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने कहा. क्या कहा? व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ द कंट्री कैचेज कोल्ड. आ गया समझ में? ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक रिमार्क्ड व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ द कंट्री कैचेज कोल्ड. क्यों कहा? बिकॉज एट फर्स्ट द रिवॉल्यूशन टुक प्लेस इन फ्रांस. ये तो हमने आपको 9th क्लास में भी बताया था कि सबसे पहले यूरोप में रिवॉल्यूशन कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था. कब हुआ था? 1789 में. ओके, एंड आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन 3 आइडियोलॉजी बॉर्न. कितनी आइडियोलॉजी बॉर्न हुई? 3 आइडियोलॉजी बॉर्न हुई. कौन कौन सी आइडियोलॉजी बॉर्न हुई? आइडिया ऑफ लिबर्टी, लिबर्टी मीन्स स्वतंत्रता. आइडिया ऑफ इक्वालिटी मतलब समानता. आइडिया ऑफ फ्रेटर्निटी मतलब द फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड. तो ये 3 आइडियोलॉजी फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही बॉर्न हुई. आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी. जैसे कि आप जानते हो कि यूरोप की सोसाइटी में अर्लियर special privilege was given to all the people. Okay, special privilege is given on the basis of birth. Okay, the people, those who have born in upper class people, these all people were given special privilege. There was not equal opportunity for each and everyone. Okay, it was the contribution of French Revolution कि these 3 ideology born liberty, equality and fraternity. All the country of Europe got these ideas. Okay, they also wanted these ideas should also spread in their societies or in their countries. All the educated class या all the educated people liked these ideas. They also wanted कि these ideas should also establish or implement or spread in their country. उनके कंट्री में भी ऐसे आइडियाज़ होने चाहिए. ओके, एंड if these ideas would develop in their country, then gradually awakening will come among the पीपल. धीरे धीरे क्या है, लोगों में अवेकनिंग आएगी. ठीक है बेटा, समझ में आ गए आपको? ठीक है. इसके बाद हम आपको बताएंगे. चलिए आपको हम फर्स्ट पॉइंट शुरू से बता देते हैं एक बार. ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक रिमार्क्ड व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ द कंट्री कैचेज कोल्ड. समझ में आ गया आपको? किसने कहा? ये ऑस्ट्रियन चांसलर ने कहा. सेकंड पॉइंट है आपका, द रिवॉल्यूशनरी स्प्रेड ऑल ओवर यूरोप आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन. फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद ही सभी कंट्रियों में रिवॉल्यूशनरीज एक्टिविटीज स्प्रेड होनी शुरू हो गई. और जो आइडिया है, आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी बिकेम
पॉपुलर इन ऑल द कंट्रीज। ये आइडिया क्या है, सभी कंट्री में पॉपुलर हो गई। थर्ड पॉइंट है आपका, ऑल द एजुकेटेड पीपल ऑफ यूरोप गॉट अट्रैक्टेड टू दीज आइडियाज। जितने भी एजुकेटेड लोग हैं, ठीक है, दे वर अट्रैक्टेड टू द आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। उनको अच्छा लगा ये आइडिया, वो चाहते थे कि ऐसे आइडियाज़ उनकी सोसाइटी में भी स्प्रेड हो। ओके, सभी लोगों को लिबर्टी मिले, इक्वलिटी मिले, फ्रेटर्निटी मिले। नेक्स्ट पॉइंट है द पॉलिटिकल अपहीवल। पॉलिटिकल अपहीवल मतलब डेवलपमेंट्स। द पॉलिटिकल अपहीवल्स टुक प्लेस इन जुलाई 1830s। फ्रांस में क्या है, पॉलिटिकल अपहीवल्स हुआ, मतलब वहाँ फिर एक बार रिवॉल्यूशन हुआ। कब हुआ, 1830s में। किसके अगेंस्ट, लुइस फिलिप्स के अगेंस्ट। ओके, और लुइस फिलिप्स क्या थे, कौन थे, मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थे। इनको लोगों ने हटा के ओके रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश किया। तो एक बार फिर दोबारा बता रहा हूँ, द पॉलिटिकल अपहीवल्स टुक प्लेस इन जुलाई 1830, इंकरेज रिवॉल्यूशन इन बेल्जियम एंड यूनाइटेड किंगडम। इस रिवॉल्यूशन से क्या है, बेल्जियम में रिवॉल्यूशन हुए और यूनाइटेड किंगडम में रिवॉल्यूशन हुए। ओके, 1830 में जो फ्रांस में पॉलिटिकल अपहीवल हुआ, उससे बेल्जियम और यूनाइटेड किंगडम मतलब ब्रिटेन में भी रिवॉल्यूशन होने शुरू हो गए। फ्रांस सेट वैल्यूज एंड स्टैंडर्ड फॉर द एंटायर कॉन्टिनेंट। फ्रांस ने क्या है, वैल्यूज बनाए, रूल्स बनाए, किसके लिए, एंटायर कॉन्टिनेंट के लिए, सबके लिए, हर कंट्री के लिए बनाए। और सभी कंट्री ने क्या है, इस चीज़ को फॉलो किया। इसलिए हम कहते हैं व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ द कंट्री कैचेस कोल्ड। मतलब नए डेवलपमेंट सबसे पहले फ्रांस में हुए और वो डेवलपमेंट धीरे धीरे सभी कंट्री ने अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में फ्रांस में हुए। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से 3 आइडियोलॉजी बॉर्न हुई और ये आइडियोलॉजी सभी कंट्री को मिली और ग्रेजुअली ये आइडियोलॉजी स्प्रेड होने के बाद सभी कंट्री में रिवॉल्यूशन होने शुरू हो गए। इसके बाद 1930 में, सॉरी 1930 नहीं, 1830 में पॉलिटिकल अपहीवल फ्रांस में हुए। ओके, जिसके कारण यूनाइटेड किंगडम मतलब ब्रिटेन और बेल्जियम में भी क्या है, रिवॉल्यूशन हुए। तो कहने का मतलब ये है, फ्रांस ने वैल्यूज़ बनाए, मॉरल्स बनाए, आइडियोलॉजी बनाए, उस आइडियोलॉजी को सेट किया और यूरोप के सभी कंट्रियों ने उस आइडियोलॉजी को फॉलो किया। तो समझ में आ गया होगा आपको ये क्वेश्चन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द ट्रीटी ऑफ वीना। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द ट्रीटी ऑफ वीना। वीना क्या है बेटा, एक प्लेस का नाम है। और कहाँ है ये प्लेस, ये फ्रांस में है। वीना एक प्लेस का नाम है और ये वीना कहाँ है, ये फ्रांस में है। ओके, तो हमने आपको पहले भी बताया था कि इन द बैटल ऑफ वाटरलू, वाटरलू की जो बैटल है 1815 में हुई। ओके, in this battle Napoleon was badly defeated by the combined forces of Europe। वो कंबाइंड फोर्स में कौन थे, ऑस्ट्रिया, प्रूसिया, रसिया, ओके, और ब्रिटेन। ये क्या थे, कंबाइंड फोर्सेस में थे। दे वर अफ्रेड ऑफ एक्सपेंडिंग पावर ऑफ नेपोलियन। इन सभी कंट्रियों को डर था, क्या डर था, कि नेपोलियन की पावर बहुत ही ज़्यादा स्प्रेड हो रही थी, कहीं ऐसा ना हो कि पूरे यूरोप में नेपोलियन का रूल इस्टेब्लिश हो जाए। तो कहीं ना कहीं ये जो कंट्रीज़ हैं, ये नेपोलियन के एक्सपेंडिंग पावर से बहुत डर लग रहा था इनको। इसलिए ये जितने भी यूरोप के कंट्री है, ब्रिटेन, रसिया, प्रूसिया, ऑस्ट्रिया, इन्होंने कंबाइन होके अपना एक ग्रुप बनाया और ग्रुप बना के देयर वॉज द बैटल ऑफ वाटरलू इन 1815 एंड इन दैट वाटर नेपोलियन वॉज बैडली डिफीटेड बाय देम। समझ गए बेटा, बैटल के वाटर में नेपोलियन को बुरी तरह से हरा दिया गया था।
तो नेपोलियन के हराने के बाद अब यूरोप का सेटलमेंट करना था। ठीक है, तो 1815 में ट्रीटी ऑफ वीना को ऑर्गेनाइज किया गया। ठीक है, वीना एक जगह का नाम है, यूरोप में है। ट्रीटी ऑफ वीना ऑर्गेनाइज की गई और इस ट्रीटी में जितने भी विनिंग कंट्रीज थे जिन्होंने मिलके नेपोलियन को हराया था, उन सभी रिप्रेजेंटेटिव्स को, उन सभी किंग को, ठीक है, ट्रीटी ऑफ वीना में बुलाया गया और बुलाने के बाद वहाँ मीटिंग स्टार्ट हुई। उस मीटिंग में ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक ही वॉज होस्टेड द मीटिंग की प्रेसिडेंट उनको बनाया गया। ओके, और ट्रीटी ऑफ वीना में नेपोलियन के द्वारा जितने भी न्यू वर्क किए गए थे, जितने भी चेंजेस किए गए थे, उन सभी चेंजेस को हटा दिया गया। चेंजेस क्या हटाए गए? सबसे पहले बॉर्बन डायनेस्टी। ठीक है, बॉर्बन डायनेस्टी के बारे में पहले भी आपको बताया गया है। बॉर्बन डायनेस्टी क्या है? ये अपर क्लास के लोग थे जिनको दीज पीपल गॉट स्पेशल प्रिविलेज ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। इन लोगों को क्या है? स्पेशल प्रिविलेज मिलता था। ठीक है, किंग के द्वारा स्पेशल प्रोटेक्शन मिलता था, अवार्ड मिलता था, इनको गिफ्ट मिलता था इनको। तो ये जो बॉर्बन डायनेस्टी नेपोलियन ने खत्म कर दी थी, इस बॉर्बन डायनेस्टी को फिर दोबारा रीस्टार्ट किया गया और नेपोलियन ने जितने भी टेरिटरी विन की, जितने भी एरिया विन करके फ्रांस की बाउंड्री को एक्सपेंड किया गया था, तो उन सभी टेरिटरी को इन विनिंग कंट्री ने आपस में डिवाइड कर लिया, बांट लिया। और बांटने के बाद फ्रांस की जो बाउंड्री है उसको क्या है, उन्होंने फिक्स कर दिया कि इससे ज़्यादा फ्रांस की बाउंड्री नहीं हो सकती है। समझ में आ गया बात? इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद जो फ्रांस है, ठीक है, फ्रांस की बाउंड्री अब फिक्स कर दी गई और फिर दोबारा फ्रांस में मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश कर दिया गया और धीरे धीरे यूरोप की सभी कंट्रियों में फिर दोबारा मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश कर दिया गया। क्लियर? समझ गए? तो आइए हम बताते हैं ट्रीटी ऑफ वीना। फर्स्ट पॉइंट है इसका, इन 1815 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूरोपियन पावर, यूरोपियन पावर के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, कौन कौन थे? ब्रिटेन, रसिया, प्रूसिया, ऑस्ट्रिया, कलेक्टिवली मिलके डिफीटेड नेपोलियन। इन्होंने क्या है? मिलके कलेक्टिवली नेपोलियन को हराया। ठीक है, और ये सभी मैट एट वीना प्लेस पर मिले, किस लिए? यूरोप का सेटलमेंट करने के लिए कि आगे यूरोप का फ्यूचर क्या होगा, कैसे हमें सिस्टम को मेंटेन करना है। नेक्स्ट पॉइंट है, द मीटिंग वॉज होस्टेड बाय चांसलर, ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक। मीटिंग को होस्ट किसने किया? ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने। ट्रीटी वॉज हेल्ड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिमूविंग ऑल द चेंजेस डन बाय नेपोलियन। इस मीटिंग का मेन ऑब्जेक्ट क्या था? कि जितने भी चेंजेस नेपोलियन के द्वारा किए गए हैं उन सभी चेंजेस को क्या है? खत्म करना। द बॉर्बन डायनेस्टी वॉज रिस्टोर्ड, बॉर्बन डायनेस्टी को दोबारा रिस्टोर किया गया। एंड फ्रांस लॉस इट्स टेरिटरी, और फ्रांस ने जितनी भी टेरिटरी विन की थी उन सब टेरिटरी को उन्होंने आपस में डिवाइड कर लिया और फ्रांस की बाउंड्री को उन्होंने फिक्स कर दिया। ऑल द विनिंग टेरिटरीज ऑफ नेपोलियन वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द विनिंग कंट्री। विनिंग कंट्री ने आपस में जितने भी टेरिटरी उन्होंने विन किया था उस सबको उन्होंने क्या किया? आपस में बांट लिया। लेकिन जर्मन कॉन्फेडरेशन जो नेपोलियन ने बनाया था, 39 जर्मन कॉन्फेडरेशन, इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था जर्मन कॉन्फेडरेशन के बारे में। तो जर्मन कॉन्फेडरेशन को उन्होंने कुछ नहीं किया, वो जैसा बनाया वैसा ही था। ठीक है, ट्रीटी ऑफ वीना का मेन ऑब्जेक्ट था कि फ्रांस में जो यूरोप में जो डेवलपमेंट हो रहे थे उन डेवलपमेंट को रोके फिर दोबारा कंजर्वेटिव रिजाइम स्प्रेड किया जाए और कंजर्वेटिव रिजाइम स्प्रेड करने के बाद
ठीक है, टोटली मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फ्रांस में इस्टेब्लिश की जाए। राइट, समझ में आ गया? आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गए होंगे। ओके बेटा, इन टॉपिक को आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे और इन टॉपिक को आप याद करेंगे। राइट, ओके, धन्यवाद।